जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे अकेले पन्ने की जिसमें इतनी ताकत हो कि वो देश के सबसे ताकतवर नेताओं के फैसले भी पलट सकें। हाँ, और वो भी तब जब तकनीकी रूप से वो कोई सीधा कानून है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब जिस पर सीधे तौर पर मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी मास्टर की है। सही कहा। और आज के इस गहरे विश्लेषण का मकसद भी यही है। हम भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल का एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल डायग्राम्स और विजुअल नोट्स हैं जो इस प्रीएम्बल को महज एक किताब के पहले पन्ने से निकालकर एक रिपब्लिक के ब्लूप्रिंट की तरह दिखाते हैं। और ये कोई आम इंट्रोडक्शन नहीं है। इस ब्लूप्रिंट में कुछ आदर्श हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं और एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है जो इस पूरी राष्ट्रीय इमारत को गिरने से बचाता है। एकदम। और इस चर्चा को सुनते हुए ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि देश का निजाम असल में किन बारीकियों पर खड़ा है। तो ये जो मास्टर की वाला नजरिया ना, ये बहुत ही सटीक है। अक्सर जब हम संविधान की बात करते हैं तो लोग आर्टिकल्स या कानूनी धाराओं के जंगल में खो जाते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जो विजुअल नोट्स आज हमारे सामने हैं वो हमें उस जंगल से बाहर निकालकर पूरी तस्वीर दिखाते हैं। प्रीएम्बल असल में एक वादा है जो आजाद भारत ने खुद से किया था। राइट। इसकी जड़ें 1946 में है। आजादी मिलने से भी पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। मतलब एक तरह से वो ऐलान था कि ये नया देश किन उसूलों पर चलेगा। बिल्कुल, वही रेजोल्यूशन आगे चलकर हमारा प्रीएम्बल बना। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। नोट्स में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, नॉन जस्टिशिएबल नेचर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सरकार प्रीएम्बल में लिखी किसी बात को पूरा नहीं करती तो कोई भी नागरिक सीधे कोर्ट नहीं जा सकता। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जज साहब प्रीएम्बल में ये वादा था, सरकार से कहिए कि इसे लागू करे। सही बात है, ये अदालत में सीधे तौर पर एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। और ना ही सरकार को कोई एक्स्ट्रा पावर देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसके पास कोई पावर ही नहीं है, कोई दांत ही नहीं है, तो ये इतना अहम क्यों है? देखिए, बिना दांत के भी ये सबसे ताकतवर कैसे है, इसे समझने के लिए हमें इसके एम्बिग्यूटी फिल्टर वाले रोल को समझना होगा। एम्बिग्यूटी फिल्टर? हाँ, संविधान में बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन कानून की भाषा कई बार बहुत उलझी हुई होती है। जब कोई नया कानून बनता है और अदालतों में बहस होती है कि संविधान बनाने वालों का असली इरादा क्या था, तो ये प्रीएम्बल एक फिल्टर का काम करता है। ओह, अच्छा। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं इसे एक विजुअल तरीके से देखूं, तो क्या हम इसको एक चश्मे या लेंस की तरह समझ सकते हैं? एक लेंस की तरह, हाँ बिल्कुल। मतलब ये लेंस खुद कोई हथियार या तलवार नहीं है जो सीधा किसी पर वार करे। ये खुद कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन जब किसी कानून की भाषा धुंधली पढ़ने लगे तो ये लेंस उस धुंधलेपन को साफ करके चीजों को बिल्कुल स्पष्ट देखने में मदद करता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये पावर नहीं देता बल्कि विजन देता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि बिना किसी लीगल पावर के भी ये लेंस इतना जरूरी है कि समय के साथ इसे और पावरफुल बनाया गया। 1976 में जब 42वां अमेंडमेंट हुआ, तब इस मास्टर की में 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। राइट, बिल्कुल। इसके जरिए उस विजन को आज के समय के हिसाब से और स्पष्ट किया गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही तार्किक सवाल दिमाग में आता है। अगर प्रीएम्बल एक लेंस है और संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, तो क्या कल को सत्ता में बैठी कोई भी सरकार आकर इस लेंस का शीशा ही बदल सकती है? हाँ, अगर शीशा बदल गया तो पूरा विजन बदल जाएगा। ये सवाल तो हमें सीधे 1970 के दशक के उस ऐतिहासिक टकराव की तरफ ले जाता है ना? बिल्कुल, और वो टकराव रातों रात नहीं हुआ था। 1973 से पहले की स्थिति तो आज से बिल्कुल अलग थी। मतलब? हमारे नोट्स बताते हैं कि 1960 के बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया अलग था। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है ही नहीं। एक मिनट, 1960 तक इसे हिस्सा ही नहीं माना जाता था? हाँ, ओरिजिनल टेक्स्ट में सिर्फ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा था। उस वक्त तक इसे सिर्फ एक प्रस्तावना माना जाता था, जैसे किसी किताब का प्रीफेस हो। यह सच में हैरान करने वाली बात है। लेकिन फिर 1970 के दशक की उथल-पुथल आती है। सही कहा। संसद और न्यायपालिका के बीच एक महासंग्राम छिड़ गया था कि देश में ज्यादा ताकतवर कौन है। और फिर आता है 1973 का केशवानंद भारती केस। ये तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ,
13 जजों की सबसे बड़ी बेंच ने अपने ही 1960 के फैसले को पलट दिया। उन्होंने साफ घोषित किया कि प्रीएम्बल संविधान का अटूट हिस्सा है और इसी फैसले से एक नई ईंटों की दीवार खड़ी हुई जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। राइट, कि आप मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? मतलब मैं थोड़ा क्रिटिकली सोच रहा हूँ। वेट, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ईंटों की दीवार बना दी जो संविधान बनाने वालों ने लिखी ही नहीं थी, सिर्फ इसलिए ताकि संसद अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। क्या ये अजीब नहीं है कि कुछ बिना चुने हुए जज उन सांसदों को बता रहे हैं जिन्हें लोगों ने चुना है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? देखिए, इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आपातकाल के उस दौर में ये समझना जरूरी था कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की ताकत की कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था? अब करने का अधिकार है, उसे खत्म करने का नहीं। अगर कल को सरकार कह दे कि देश में अब चुनाव ही नहीं होंगे, तो क्या उसे ऐसा करने दिया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कोई मनमानी दीवार नहीं है। ये उस इमारत की नींव है जिसमें संविधान की सर्वोच्चता, फेडरलिज्म, शक्तियों का बंटवारा और जुडिशियल रिव्यू जैसी चीजें शामिल हैं। तो ये एक तरह से स्टेट पावर के तराजू को बैलेंस करने की बात हो गई। बिल्कुल सही। एक पल्ले पर संसद की संशोधन करने की शक्ति है आर्टिकल 368 के तहत, और दूसरे पल्ले पर जुडिशियल रिव्यू है। लेकिन नोट्स में यह भी है कि 42वें संशोधन के जरिए इस तराजू को पूरी तरह एक तरफ झुकाने की कोशिश की गई थी। हाँ, संसद ने कोशिश की थी कि उनकी संविधान बदलने की शक्ति असीमित हो जाए। कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू की ताकत छीनने की कोशिश हुई थी। लेकिन फिर 1980 का मिनर्वा मिल्स केस और 1981 का वामन राव केस आया। इन फैसलों में कोर्ट ने सख्ती से कहा कि जुडिशियल रिव्यू खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कोई भी ऐसी लॉ वॉइड होगी जो इसे तबाह करेगी। बाप रे, ये तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। खैर, अब जब हमें पता है कि ये दीवार कितनी मजबूत है, तो देखते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या है। हाँ, वो सबसे जरूरी हिस्सा है। नोट्स प्रीएम्बल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, मीन्स यानी हमारे आदर्श और एंड्स यानी हमारी आकांक्षाएं। ये विभाजन बहुत जरूरी है। आदर्श वो हैं जो इस देश का स्वरूप तय करते हैं, जो हासिल किया जा चुका है। इसमें सॉवरेन और रिपब्लिक का जिक्र सबसे अहम है। सॉवरेन मतलब पूरी तरह आजाद? सिर्फ आजाद नहीं, इसका मतलब है एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी। भारत के ऊपर बाहर का कोई दबाव नहीं है, कोई बॉस नहीं है। और रिपब्लिक का मतलब है राजशाही या मोनार्की का अंत। मतलब कोई हेरिडेटरी रूलर नहीं होगा, राज्य का हर पद आम जनता के लिए खुला है। बिल्कुल तरह दर्शाया गया है, वो काफी अलग है। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालने तक सीमित नहीं है। फनल के सबसे ऊपरी चौड़े हिस्से में है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी हमारे एमपी और एमएलए। फिर फनल में नीचे जाते हैं तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आती है, और फनल का सबसे निचला हिस्सा जो जड़ों तक जाता है वो है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, जो 1992 के 73वें और 74वें अमेंडमेंट के जरिए पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज तक पहुंची। राइट। लेकिन इन आदर्शों की सूची में एक शब्द है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, सेक्युलर। हाँ, ये बहुत ही गलत समझा जाने वाला शब्द है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? नोट्स में वेस्टर्न और इंडियन सेक्युलरिज्म के बीच जो छाते और दीवार वाली विजुअल एनालॉजी है वो बहुत दिलचस्प है। वो एनालॉजी बहुत सटीक है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एक सख्त ईंट की दीवार है स्टेट और रिलीजन के बीच, लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म एक बड़ा छाता है। मतलब सर्वधर्म समभाव? एकदम सही। उस बड़े छाते के नीचे सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है। सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी और रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर रहेगा। ये एंटी रिलीजियस नहीं है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है सोशलिज्म। हाँ, लेकिन ये कार्ल मार्क्स वाला कट्टर समाजवाद नहीं है। अगर हम इसको एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आदर्श सिर्फ एक सेटअप है। असली काम तो आकांक्षाओं को लगातार अचीव करना है। हाँ, क्योंकि देश का स्वरूप तो कागजों पे सेट हो गया, पर आम नागरिकों की जिंदगी में इन सब का क्या असर होता है? यही आती है आकांक्षाएं, यानी हमारे गोल्स। राइट। और ये वादे सीधे नागरिकों के अधिकारों से जुड़े हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। बिल्कुल। अगर हम जस्टिस की बात करें तो इसके 3 डायमेंशंस हैं। पहला पॉलिटिकल जस्टिस, जिसका टूल है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, बिना किसी शर्त के सबको वोट का अधिकार। और दूसरा है सोशल जस्टिस, हाँ, जिसमें
अनटचेबिलिटी जैसी चीजों का खात्मा शामिल है। और तीसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए एक वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य रखता है। लेकिन इन सब में जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो है लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच का कोडिपेंडेंट लूप। नोट्स इसे एक इन्फिनिटी लूप बताते हैं। ये लूप बताता है कि लिबर्टी यानी सोचने और धर्म की आज़ादी और इक्वालिटी यानी स्टेटस और अवसर की समानता एक दूसरे से जुड़े हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अक्सर चर्चाओं में लिबर्टी और इक्वालिटी को अलग-अलग देखा जाता है, पर अगर हम इसे एक रेस की तरह सोचें, आपने सबको दौड़ने की लिबर्टी दे दी, पर एक धावक भूखा है और दूसरे के पास बेहतरीन जूते हैं, तो रेस फेयर कैसे होगी? वही तो। अगर समाज में पहले से इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी का फायदा सिर्फ ताकतवर लोग उठाएंगे। इसीलिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी आरक्षण दरअसल इक्वालिटी के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पिछड़े वर्गों को मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है और इसीलिए फ्रेटर्निटी वो बाइंडिंग फोर्स है, वो रस्सी है जो इन अलग अलग धागों को जोड़ती है। क्योंकि अगर भाईचारा नहीं होगा तो इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों फेल हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए 42वें अमेंडमेंट ने इसमें इंटेग्रिटी वर्ड जोड़कर देश की एकता को और मजबूत किया था। तो अगर हम पूरे प्रियम्बल को समेटें तो ये एक इंडिस्ट्रक्टिबल आर्किटेक्चर है। हाँ, जिसमें पार्लियामेंट एक छत है जो आर्टिकल 368 के तहत बदलाव कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी उसके पिलर्स हैं। और प्रियम्बल उसका मजबूत फाउंडेशन है जो इस पूरे इकोसिस्टम को तबाह होने से बचाता है। एकदम सही। तो सोचने वाली बात यह है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का एक ऐसा नया फ्रेमवर्क तैयार किया जो पहले से लिखा नहीं था। तो क्या आने वाले कल में सदियों बाद जब समाज की जरूरतें और भी बदल जाएंगी, तो क्या इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने का और इस मास्टर की को घुमाने का कोई बिल्कुल नया तरीका खोजा जाएगा? क्या कोई नया बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा? सोचने वाली बात है।